हे हाय हेलो राम सलाम दुआ। मैं हूं बिहारी भौकाल। बोलिए जय महाकाल। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगा। और इससे पहले शो की एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं कि मैंने कहा शो का नाम है बिहारी भौकाल। तो बिहारी मैं हूं, भौकाल आने वाला है, बहुत जल्द आएगा। और मैं एक बात की गारंटी देता हूं आप लोगों को कि जब भौकाल आएगा तो आपको सच में बहुत मजा आएगा। इतना मजा आएगा कि अभी आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो इमेजिनेशन छोड़िए, मैं आपको अपने बारे में बताता हूं। मैं बिहार के एक बिहार नेपाल के बॉर्डर के पास एक छोटा सा गांव है। मेरे गांव का नाम रामनगर है, जिला अररिया। और हमारा प्रखंड जो है वो है सिकटी, कुरसा कांटा। हमारे सबसे पास का बाजार है, बचपन से आता जाता रहा हूं मैं। तो उस छोटे से गांव में मैं पैदा हुआ और फिर वहां से जिंदगी का सफर शुरू हो गया। इसीलिए मैंने कहा था कि ये कहानी मेरी नहीं है, हम सब कहीं ना कहीं से शुरू करते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं इसका अंदाजा उस वक्त नहीं होता है जब हम चल रहे होते हैं, किसी को नहीं होता है। तो इसीलिए ये कहानी हम सब की है, हम सब ने एक यात्रा की है। ऐसा नहीं है कि जिनकी उम्र हो गई है उन्होंने ही यात्रा की है, या जो बच्चे हैं उन्होंने यात्रा नहीं की है। आपने भी की है, 8 साल की होगी, 7 साल की होगी। और लोग तो ये भी कहते हैं कि ये यात्रा अनंत कालीन है, शायद पिछला भी जन्म था, फिर इसके बाद भी जारी रहेगी। तो ये सारी रहस्य की बातें हैं, धीरे धीरे करूंगा। तो वहां पैदा हुआ, वहां से पढ़ाई लिखाई शुरू हुई गांव के स्कूल में ही। सेंट बोरिश, सेंट बोरिश मतलब हम बोरा लेके जाते थे। दैट्स हाउ इट इज, सेंट बोरिश। अब वैसे बताना अच्छा नहीं लगता ना, तो नाम एक मिल गया मुझे, सेंट बोरिश। ये मुझे किसी कोई था एक बैंक में काम करने वाला, उसने सबसे पहले मुझे बताया था कि सेंट बोरिश का मतलब ये होता है। सो आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ सेंट बोरिश। Started with Ramnagar, then to the middle school. That was around 2 kilometers away from my village. तो हम रोज जाते थे बोरा और किताबें लेके। उसके बाद मैं कॉलेज में आ गया, तो कॉलेज में मैं वहां से, नहीं माफ कीजिएगा, कॉलेज से पहले मेरा जो हाई स्कूलिंग थी वो एक ठीक ठाक मेडियोकर शहर में हुआ, पूर्णिया, जो कि आजकल बहुत डेवलप हो चुका है उस वक्त की तुलना में। और वहां पे 9th-10th किया मैंने। 9th-10th के बाद मैं सीधा पहुंच गया बिहार के राजधानी पटना। और पटना में जो है 11th-12th और आगे की पढ़ाई होती रही। और वहीं पे मेरी लाइफ में थिएटर आ गया। मैं कह रहा हूं कि आ गया, मैं थिएटर ढूंढने नहीं गया था। थिएटर मतलब प्लेज, नाटक, स्ट्रीट प्लेज, वो कला का जो है ना, कला की एक हिंदी सुधार रहा हूं, ये भी इसी की देन है। उसकी शुरुआत हुई मेरे जीवन में, कला का आगमन हुआ। तो शुरुआत थिएटर से हुई। प्ले था एक, इंसिडेंटली एक दिन एक ने कहा कि नाटक करोगे, मैंने कहा करते हैं। अगले दिन उन्होंने बुलाया, मैं चला गया और यहाँ से शुरू हो गया एक अलग ही सफर। उससे पहले बस इतना ख्याल था कि कहीं डॉक्टर बन जाना है या इंजीनियर बन जाना है या फिर कोई जॉब करनी है। यहाँ तक भी ख्याल आया था कि आईएएस बन जाना है। लेकिन नाटक के आते ही सब पीछे रह गया और नाटकों में मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया और पढ़ाई अब सेकेंडरी हो गई। नाटक के बाद मेरे अंदर एक नए चरित्र का उदय हुआ, अ कैरेक्टर विच वाज वेटिंग। इसीलिए मैंने कहा ना कहीं पूर्व जन्म, अगला जन्म शायद कुछ कनेक्ट होता है। इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। मेरे जैसा लड़का जो जो ना बोलता था, जो इंट्रोवर्ट है आज भी, पर उस वक्त बहुत ज्यादा, तो जरूरत भर बातें भी मैं नहीं बोल पाता था, इतना इंट्रोवर्ट था मैं अंदर ही अंदर सबको बोल के खत्म कर लेता था। तो नाटकों ने उसी को शायद जगह दी जो इतने सालों तक मेरे अंदर दबा था, 15-16 सालों तक। वो नाटकों के थ्रू अलग अलग रास्तों से निकलने लगा।
तो शायद इसीलिए नाटक मुझे बहुत अच्छा लगा और नाटकों के बाद जैसा मैं कह रहा था थोड़ा-सा कैरेक्टर बदला और अब मैं फ़िल्में देखने लगा और बिल्कुल दीवानों की तरह फ़िल्में देखने लगा। फर्स्ट डे, फर्स्ट शो, ब्लैक मतलब फ़िल्मों को लेके एक अलग ही क्रेज़ हो गया। The films were taking me over. They were going to be my, what should I call? Nowadays I call कि I am the son of films. मैं फिल्मों से पैदा हुआ हूँ। तो आज आज जो भी हूँ मैं जैसा भी हूँ अगर फिल्में ना होती तो मैं ऐसा नहीं होता जहाँ तक मेरी समझ जाती है, जहाँ तक मेरा लॉजिक काम करता है। तो वहाँ से फिल्में मैं देखने लगा और फिल्मों के लिए और ज़्यादा आकर्षण बढ़ता चला गया और फिर वहाँ से मैं मुंबई आ गया और यहाँ से मुंबई में बहुत स्ट्रगल की कहानियाँ सुनी होंगी, तो मेरा भी रहा, सुनाने जाऊँ तो बहुत वक़्त लगेगा। फिर कभी शायद सालों बाद कहानी को और थोड़ी मज़बूत कर लूँ, उसके बाद और कई सालों तक यहाँ-वहाँ भटकने के बाद, कई सारे जॉब्स करने के बाद सर्वाइवल के लिए करना पड़ता था कुछ ना कुछ। कई सारे धंधे करने के बाद मैं धंधा कहूँगा, बिज़नेस नहीं कहूँगा क्योंकि धंधे ऐसे थे चाइनीज़ स्टॉल लगा रहा हूँ मैं सेकंड हैंड मोबाइल्स बेच रहा हूँ मैं फाउंटेन पेन बेच रहा हूँ मैं। तो इस तरह के बहुत तरह के काम किए और फिर वो मोबाइल के कनेक्शंस बेचने लगा, मार्केटिंग फिर वहाँ से मैं कॉल सेंटर आ गया, तो कॉल सेंटर में एक कॉल सेंटर के जॉब से मुझे एक इंटरनेशनल ओपनिंग मिली। मतलब रहते तो हम यहाँ थे इंडिया में, मुंबई में, लेकिन जीते थे यूएस को, यूके को, उनकी टाइमिंग, उनकी लैंग्वेज और वहाँ से थोड़ा-सा लैंग्वेज और मेरा निखरा, ख़ास करके इंग्लिश ज़्यादा अच्छी होती चली गई और being an actor, I was always conscious about Hindi pronunciations and all. तो मेरी भाषा थोड़ी सी ठीक ठाक हो गई, वो अब भी ठीक ठाक है। फिर उसे और ठीक करने के लिए मेरी ज़िंदगी में एक दस्तक थी सालों से कि डबिंग कर लो, वॉइस ओवर कर लो, वहाँ भी एक करियर है, वहाँ पैसे हैं। बट आई वाज लाइक नो 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 नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, नो वे। I'll do it for myself. मेरी आवाज़ आएगी वो 70 mm की स्क्रीन को चीरती हुई। बट सालों बीत गए, ऐसा कुछ हुआ नहीं और फिर कह सकते हैं ज़रूरत की वजह से डबिंग शुरू की मैंने और डबिंग अच्छी चल पड़ी। अगेन बिकॉज ऑफ महाकाल, समय ने मेरे अंदर गला फिट किया था, समय ने मेरे अंदर भाषा का ज्ञान दिया था और समय ने ही मेरे अंदर थोड़ी बहुत एक्टिंग डाली थी। तो इन सब के मिश्रण से, द मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, दैट मेड मी अ डबिंग आर्टिस्ट। एंड वैसे शुरू में मैं ना वो कहता था, डबिंग आर्टिस्ट नहीं कहता था, मुझे लगता था कि थोड़ा सा मतलब स्टैंडर्ड नहीं है, सो आई वुड कॉल माई सेल्फ वॉइस आर्टिस्ट। तो बट ऐसा कुछ नहीं है, डबिंग डबिंग है और ठीक है, हर एक डबिंग आर्टिस्ट वॉइस आर्टिस्ट है, लेकिन हर एक वॉइस आर्टिस्ट डबिंग आर्टिस्ट नहीं हो सकता। डबिंग थोड़ा सा अलग जोन है। वॉइस आर्टिस्ट तो जो रेडियो पे काम करते हैं वो भी हैं, जो सिर्फ नरेशन देते हैं वो भी हैं, बट डबिंग अलग चीज़ है। तो हर एक डबिंग आर्टिस्ट वॉइस आर्टिस्ट है, पर हर एक वॉइस आर्टिस्ट डबिंग आर्टिस्ट नहीं हो सकता। तो मैं अब बड़े फख्र के साथ कहता हूँ कि मैं डबिंग आर्टिस्ट हूँ। इसने बहुत ओपनिंग दी मुझे लाइफ में, मुझे पता नहीं था। जिस तरह मैं बहुत सालों तक सोशल मीडिया को लेके इग्नोरेंट रहा, उसी तरह डबिंग को लेके इग्नोरेंट रहा, उसकी वैल्यू नहीं समझी। पर डबिंग भाई साहब, इन्होंने मुझे पकड़ ही लिया। और अभी 6-7 साल हो गए। मुझे लगता है 4-5 हज़ार फिल्में कर ली होंगी मैंने, 50-100 एडवर्टाइजमेंट्स कर लिए होंगे, टीवी कमर्शियल्स। इसके अलावा ऑनलाइन एड्स मुझे काउंट नहीं है मैंने कितने किए, आजकल नहीं मिल रहे हैं, एआई आ गया है, सब खा गया है। लेकिन किया काम मैंने बहुत और उस वजह से पैसे भी मेरे पास आए और भी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आए। तो अब जो है मैं हूं ये, इतनी यात्रा करने के बाद। और अब मैं आपके सामने आया हूं क्योंकि कहीं ना कहीं एक अर्ज, कहीं ना कहीं एक बड़ी गहरी इच्छा
इसे भी मैं कहता हूं कि शायद महाकाल ने चाहा है कि अब ये समय है, अब मैं ये करूं, तो मैं हूं आपके सामने और आगे भी उनकी इच्छा, और उसी में आप सब हैं। तो आपकी इच्छा, तो इसके साथ अब जो है मैं मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, नहीं किया है तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं, मैं मिल जाऊंगा। आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करें, क्योंकि आगे टॉपिक्स अच्छे होने वाले हैं। मैंने कहा था, और मेरा भौकाल भी आने वाला है, तो उसके बाद तो चीजें और भी मजेदार हो जाएंगी। लेकिन अगले एपिसोड में ही मैं अकेला आऊंगा, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम इस चैनल के जरिए, इस शो के जरिए क्या करने जा रहे हैं। और मैं हम कह रहा हूं, मतलब आप और मैं मिलके। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए।